आज ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आज चौथा दिन है। आप लोग 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ों को समझे हैं, जाने हैं। आप लोगों ने यह समझा है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है। गीला कचरा को हरे डब्बे में डालते हैं, सूखा कचरा को नीले डब्बे में डालते हैं। गीला कचरा को किस प्रकार से हम लोग निस्तारण करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब जान लें। गीला कचरा मतलब जल्दी सड़ जाने वाला कचरा। यह अपने आप ही सड़ जाता है। यह ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जिसके विघटन के लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति में बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो इन्हें स्वतः विघटित कर देते हैं। जब गीले कचरे को हम कहीं जमा कर देते हैं या फेंक देते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और ये कीड़े धीरे धीरे उन कचरों को खा खाकर समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीनों का समय लगता है, किंतु इन 2-3 महीनों में इनके सड़ने से कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है। मीथेन गैस भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो कई प्रकार की जो गैसें उत्पन्न होती है जिससे उसमें गंध आ जाती है, वह महकने लगता है, दुर्गंध देने लगता है। तब आप उन कचरों के ढेर के बगल से गुजर नहीं सकते हैं, नाक बंद करके गुजरना होगा, सरांध महसूस होगी आपको। इसके निस्तारण के लिए आपके ग्राम पंचायत में एक जगह चुना जाना है, खास जगह का चयन किया जाएगा आम सभा के द्वारा। अगर जमीन कहीं नहीं मिलती है, गैरमजरूआ जमीन, तो फिर जमीन को क्रय किया जाएगा, किसी रैयत से जमीन खरीदा जाएगा और खरीदने के बाद उसकी बाउंड्री कराई जाएगी। वहां दीवार पर पेंटिंग कराया जाएगा, विभिन्न तरह के स्लोगन लिखे जाएंगे, नारे लिखे जाएंगे, लोगों को प्रेरित किया जाएगा गांव गांव में स्लोगन लिखकर कि आप सबों को गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में डालना है। फिर वार्ड स्तर के जो स्वच्छता कर्मी होंगे उनको ड्रेस मिलेगा, यूनिफॉर्म, जिसको वर्दी कहते हैं। तो वो वर्दी हल्का पीला रंग, जिसको सुगापंखी रंग कहते हैं, उस कलर की वर्दी होगी। हेलमेट मिलेगा उनको सर पर पहनने के लिए, हेलमेट टाइप का टोपी होता है। हाथ में उनको दस्ताना मिलेगा, पैर में जूता मिलेगा पहनने के लिए। सिट्टी मिलेगा उनको एक बजाने के लिए। घर के पास आएंगे तो वो सिट्टी बजाएंगे ताकि घर के लोग समझ लें कि कचरा उठाने के लिए स्वच्छता कर्मी पहुंच चुके हैं। उनके गले में परिचय पत्र लटकता रहेगा, हाथों में दस्ताने रहेंगे। तो इस तरह से उनको सारी सुविधाओं से लैस करके ही भेजा जाएगा। उन्हें मास्क भी दिया जाएगा, सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। सारी चीजें देने के बाद स्वच्छता कर्मी ठेला निकालेंगे और घर घर घूमते हुए सारे गीले सूखे कचरे को इकट्ठा करके वार्ड में एक निश्चित जगह बनाया जाएगा। हर वार्ड में एक जगह बनाया जाएगा जहां सभी ठेला वाले जो हैं सारे जगह से कचरा इकट्ठा करके उस जगह जमा कर देंगे। हर वार्ड में संग्रहण स्थल बनेगा जहां पर सभी कूड़ा को सीधे डस्टबिन, जो बड़ा बड़ा डब्बा होगा, वहां उठाकर रख देना है। अब इसके आगे का काम जो पंचायत स्तरीय स्वच्छता कर्मी होंगे, उनमें 2 आदमी मोटर ड्राइवर होंगे, ई रिक्शा के ड्राइवर। वे ई रिक्शा लेकर हर वार्ड में घूमेंगे और
उस वार्ड में जहां संग्रहण स्थल है वहां से कचरा को उठाकर डब्बा सहित ले जाएंगे। जहां पर पूरे पंचायत का डंपिंग पॉइंट बना हुआ है वहां पर ले जाकर उस कचरा को उलट देंगे। वहां पर जो कर्मी होंगे वो उन कचरों में से गीला कचरा में से अलग छांटेंगे और सूखा कचरा में से अलग। अब पहले आइए गीला कचरा की बात करते हैं। तो वहां के जो कर्मी होंगे वो गीला कचरा में से कुछ ऐसे कचरों को छांटेंगे जिन्हें सीधे मवेशियों को खिला दिया जाए। मवेशियों को खिलाने के बाद सारे कचरे समाप्त हो जाएंगे। जैसे गौशाला हो गया या फिर जो लोग गाय बैल रखते हैं वो लोग वहाँ से कचरा उठाकर ला सकते हैं, जो सब्जी का छीलन वगैरह है वो खिला देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सब्जी का छीलन वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि देहात में सभी लोगों के पास, किसी के पास बैल तो अब ख़त्म हो रहा है, गाय होगी या फिर भैंस होगी, कोई ना कोई जानवर जरूर है, बकरी होगी, तो वो लोग उन्हीं जानवरों को सब्जियों का छीलन खिला देते हैं। उनको अलग से इसके निस्तारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए प्रबंधन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें बताना है आप लोगों को, अगर ऐसा निकल जाता है कोई कचरा तो उन कचरों को उठाकर कंपोस्ट पीट में डाल देना है। अलग अलग गड्ढे बने रहेंगे जहां पर खाद तैयार होगा, तो उन गड्ढों में गीला कचरा को उठाकर डाल देना है, परत बना देना है, उस पर हल्की सी मिट्टी डाल देना है। नहीं भी डालते हैं वहीं पर सरता है, उसमें जरूरत पड़ने पर केचुआ डाल दिया जाता है जो उन्हें पूरी तरह से खाकर सड़ाकर और बर्मी कंपोस्ट बना देता है। इस तरह से वहां पर गीले कचरे का निस्तारण हो जाता है। अब सूखे कचरे की बात करते हैं। सूखे कचरों में बहुत प्रकार के कचरे पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि प्लास्टिक के बोतल, आपके घरों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक का पन्नी, कपड़ा खरीद कर लाते हैं बाजार से तो प्लास्टिक का थैला मिलता है, वो थैला, पान मसाला हो, गुटखा हो या फिर बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हो, सभी रैपरों में पैक करके आती हैं। तो वे रैपर हैं प्लास्टिक के, कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सियाँ, टांग, अलग अलग चीज़, बहुत सारे चीज़ प्लास्टिक के हो, शीशा के हो, लोहा का टुकड़ा हो, ये सभी सूखे कचरों के रूप में इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ साथ कहीं कोई समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर भोज भात होता है, तो उसमें जो पत्ते फेंके जाते हैं, आजकल थर्मोकोल के पत्ते फेंके जा रहे हैं। ये थर्मोकोल के पत्ते भी नहीं सड़ते हैं, थर्मोकोल एक तरह का प्लास्टिक होता है। तो ये जो सूखे कचरे हैं इनको अब स्वच्छता कर्मी छांटेंगे। ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कचरों का रिसाइकल हो सकता है और किन किन कचरों का रिसाइकल नहीं हो सकता है। तो रिसाइकल होने वाले कचरों को वो अलग छांट लेंगे, मोटे मोटे प्लास्टिक या फिर लोहा का टुकड़ा हो, कांच का टुकड़ा हो, जिन्हें बाजारों में, कबाड़ की दुकानों में बेच दिया जाएगा और पंचायतें उससे आर्थिक लाभ कमाएंगी। कुछ ऐसे कचरे हैं जिनका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जो अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए होते हैं। उन कचरों से भूमि भरण का काम किया जाएगा। गांवों में जहां कहीं मिट्टी भरने की जरूरत है, गड्ढा है, वहां पर उन कचरों को ले जाकर रख दिया जाएगा। इससे भूमि भरण का काम भी हो जाएगा। तो इसमें यही जो सड़नशील पदार्थ हैं, जो गीला कचरा है, उन्हें डंपिंग पॉइंट पर ही कंपोस्ट पिट में सड़ा दिया जाएगा। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो घरेलू कचरे हैं, जैसे रबर के दस्ताने यूज होते हैं, आप दवाई खाते हैं तो दवाइयों के रैपर यूज हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, बच्चों के डायपर फेंके जाते हैं, हग्गिस पैंट फेंका जाता है, सैनिटरी नैपकिन फेंका जाता है। तो ये सारे चीज जो है बिल्कुल सूखे कचरे हैं और इनका निस्तारण वही डंपिंग पॉइंट पर ही होगा।
आज जो है देखिए, रिसाइकल की हम बात करते हैं तो रिसाइकल करने के बाद फिर से किसी भी वस्तु को काम के लायक बनाया जाता है। जब हम लोग सूखे कचरों में से रिसाइकल करने वाली वस्तुओं को छांट लेंगे, कबाड़ी की दुकानों में उन्हें बेच दिया जाएगा, तो कबाड़ी वाले से फैक्ट्रियों में दाना बनाने वाले लोग या फिर फैक्ट्री वाले उसे खरीद कर अपने यहाँ ले जाते हैं। लोहा है तो उसे गला देते हैं, पिघला देते हैं। अगर प्लास्टिक के सामान है तो फिर उन्हें तोड़कर छोटा छोटा दाना बनाया जाता है और फिर इसे उपयोग के लायक बनाया जाता है, पुनः चक्रण करके। तो इस तरह से देश के संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा और हम पुराने संसाधनों को ही सही करके उसे उपयोग के लायक बना सकेंगे। इससे हमारे संसाधनों का बचाव होगा और हम आने वाली भावी पीढ़ी के लिए लोहा, प्लास्टिक या अन्य संसाधनों को बचाकर रख सकते हैं। जापान आज उच्च तकनीकों के द्वारा पूरी दुनिया में इसका उदाहरण बन चुका है। जापान का 80% लोहा स्क्रैप से उत्पन्न किया जाता है। स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी लोहा। तो जित लोहा काटते हैं तो उसका बुरादा गिरता है या फिर छोटे छोटे लोहा के टुकड़े मिल जाते हैं। आप देखोगे कि जंग लग जाता है तो वहां से लोहा टूटना शुरू करता है। उन लोहे के टुकड़ों को भी जापान आज उच्च कोटि के लोहे में परिवर्तित कर रहा है। तो जापान का 80% लोहा स्क्रैप से उत्पन्न किया जाता है और उच्च क्वालिटी का होता है। हमें भी तकनीकों की आवश्यकता है। तकनीकों के बल पर ही हम अपशिष्ट पदार्थों को भी उपयोग के लायक बना सकते हैं। फिर उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो न तो सड़ सकते हैं, न ही रिसाइकल किया जा सकता है, न ही उन्हें कबाड़ी की दुकानों में बेचा जा सकता है। तो मैंने पहले ही कहा कि ऐसे पदार्थों से भूमि भरण का काम किया जाता है। कहीं से मिट्टी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मिट्टी काटते हैं तो खेतों का नुकसान होता है। वहाँ के जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उसमें प्राकृतिक तत्व हैं जो खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, उन तत्वों को नुकसान पहुंचता है और जमीन भरने के लिए जो मिट्टी काटते हैं इससे भूमि का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए वैसे पदार्थों से जो न सड़ सकते हैं न रिसाइकल कर सकते हैं, उन्हीं सूखे कचरों से भूमि भरण का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से हम सूखे कचरों का रिसाइकल कर सकते हैं। अब गांव देहात में आप लोग गोबर देखे होइएगा, गोबर। तो गोबर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग अब जो चर्चा करेंगे वह गोबर पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण इलाकों में गांव के लोग भी गोबर से नई नई चीजें बना रहे हैं, गोबर का उपयोग कर रहे हैं। खेत में खाद के रूप में तो प्राचीन समय से ही गोबर का उपयोग किया जाता रहा है। पहले भी लोग कहते थे, पुराने समय के लोग, कि जाके खेत परे नहीं गोबर, उस किसान की खेती दूबर। जिसके खेत में गोबर नहीं पड़ता है उसकी खेती कमजोर हो जाया करती है। अर्थात गोबर के खाद को अच्छी खाद माना जाता था। अब गोबर की जो बात हो रही है तो गांवों में प्रायः भैंस, गाय, बैल तो बहुत कम मात्रा में है, इनसे हम गोबर की प्राप्ति करते हैं और उन गोबरों को उठाकर लोग एक जगह जमा करते हैं, जिसे प्रायः खादर कहा जाता है। अब वहां पर गोबर सड़ने लगते हैं और सड़कर 2-3 महीना के बाद भुरभुरा बन जाते हैं। वह अच्छी प्रकार की खाद बन जाती है। कुछ गोबर जो नीचे रहते हैं वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, तो हमेशा गोबर जो ऊपर वाला सड़ जाता है उस परत को हटाते जाना चाहिए और जैसे जैसे हम हटाते जाएंगे वैसे वैसे नीचे की परत भी सड़ती जाएगी। तो गोबर को सड़ाया जाता है, पानी छींटकर गीला किया जाता है, उसमें केचुआ डालकर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। इस प्रकार से गोबर के द्वारा भी हम लोग बहुत अच्छी तरह की खाद बना सकते हैं। और गोबर का कहाँ कहाँ उपयोग है,
तो प्रायः देखते होइएगा कि देहातों में महिलाएं गोबर को ठोक ठोक कर चिपरी बना देती है, गोईठा बना देती है, कंडा बना देती है, उपला बना देती है और उनको सुखाकर उनसे ईंधन का काम लिया जाता है। उन्हें जलाकर उस पर खाना बनाया जाता है। ये देहातों में गोबर का काम है। अब और भी काम है गोबर का। तो वैज्ञानिक जो है नई नई तकनीक अपना रहे हैं। गोबर गैस का नाम आप सुने होइएगा, जिसे बायोगैस कहा जाता है। गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है, मीथेन गैस पाया जाता है। जब गोबर को बड़ी बड़ी टंकियों में, गोबर गैस की टंकियों में अर्थात बायोगैस की टंकियों में डाला जाता है तो 63 दिनों में गोबर विघटित होकर गैस बन जाता है और वह गैस नलियों के द्वारा, पतली पतली नलियां यानी पाइप के द्वारा घरों के चूल्हा तक पहुंचाया जाता है, जहां पर गोबर गैस से खाना भी बनाया जाता है। साथ साथ गोबर गैस में मेंटल बांधकर प्रकाश भी फैलाया जाता है। यानी जहां बल्ब नहीं है और जहां अधिक से अधिक गोबर की प्राप्ति हो रही है, वहां गोबर के गैस से ही उजाला भी किया जाता है। भारत में गोबर गैस अर्थात बायोगैस की बड़ी उज्जवल संभावनाएं हैं, बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि दुनिया का 1/4 पशु भारत में निवास करता है। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में पशुओं की जो जनसंख्या है 300 मिलियन के करीब है। 300 मिलियन यानी 310 लाख हो गया, 3000 लाख कहा जाए इसको। तो इतना ज्यादा पशु है भारत में। लगभग 30 लाख टन गोबर प्रतिदिन प्राप्त होता है और सीधे लोग उठाकर उन गोबरों को खादर पर फेंक देते हैं, चिपरी ठोक देते हैं, जिससे वह चिपरी बन जाता है, खादर बन जाता है। तो खादर से तो गोबर गैस की प्राप्ति नहीं हुई। अब आइए चिपरी की बात करते हैं। चिपरी जब जलाएंगे तो चिपरी में ये राख ज्यादा उत्पन्न होगा, अपशिष्ट पदार्थ अधिक उत्पन्न हो गए, साथ साथ धुआं भी उत्पन्न होता है। तो धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, घर काला हो जाता है। लेकिन अगर उसी गोबर से गैस तैयार कर लिया जाए और उस गैस का प्रयोग अगर हम करें घरों में, तो गोबर के गैस से जो खाना बनता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, घर को काले होने की संभावनाएं नहीं होती है, धुआं उत्पन्न नहीं होता है, आदमी को बीमार पड़ने की संभावनाएं घट जाती है। खांसते खांसते लोग बेदम जो हो जाते थे वो अब नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोबर गैस से फायदा होता है। साथ साथ गोबर का गैस निकलने के बाद जो शेष गोबर बच जाता है उससे भी आप चिपरी बना सकते हैं या फिर उस गोबर का सीधे खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम गोबर का देहातों में निष्पादन करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं। सरकार भी गोबर के निष्पादन के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गोवर्धन योजना चला रही है, जिसे गोबर धन योजना कहा जाता है। गोवर्धन नहीं, गोबर धन। गोबर धन योजना का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन योजना। पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ और पत्तियों तथा अन्य कचरों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत गांवों में भी अब प्लांट लगाए जाएंगे, जिन प्लांटों में बायोगैस
अर्थात गोबर गैस की प्राप्ति की जाएगी। इन बायोगैस प्लांटों को ग्रामीण परिवार या फिर ग्रामीण परिवारों का समूह बनाकर सरकार की मदद से स्थापित किया जा सकता है और किया जाएगा। 28 फरवरी 2018 को गोबर धन योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद 3 फरवरी 2021 को इस योजना से जुड़ा हुआ आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पशुपालन, डेयरी, कृषि और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गोबर धन योजना का मुख्य उद्देश्य है गोबर के कम होते हुए उपयोग को बढ़ाना। आजकल गांवों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से गोबर के खाद की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार किसानों से गोबर खरीदकर उसे खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित करेगी। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन में भी अहम भूमिका निभाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह सरकार का बेहद बड़ा कदम है। गोबर धन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से कचरों को समाप्त कर पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा और वेक्टर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। विश्व में भारत के पास सबसे ज्यादा पशुओं की आबादी है। पहले भी मैंने बताया था कि तकरीबन 300 मिलियन पशु भारत में पाए जाते हैं, जिससे प्रतिदिन 30 लाख टन से अधिक गोबर की प्राप्ति होती है। इस योजना में मवेशियों के गोबर, कृषि से निकलने वाले कचरे और अन्य गीले कचरों को संसाधन के रूप में रूपांतरण करने, कच्चे तेल के आयात में कमी और जैविक कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गोवर्धन योजना से लाभ क्या है किसानों को? तो पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, खेतों से निकलने वाले कचरे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इन सबको कंपोस्ट या बायोगैस या बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकेगा। बायोगैस के माध्यम से बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, जिससे कोयले की बचत होगी और काला धुआं भी कोयला के जलाने से जो उत्पन्न होता है थर्मल पावर में, वह नहीं उत्पन्न होगा। जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ेगा। अपशिष्ट पदार्थों और कूड़े कचरे के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता भी बढ़ जाएगी। गोबर धन योजना से पर्यावरण प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। गोबर का प्रोडक्टिव तरीके से उपयोग करने पर राष्ट्रीय स्तर पर 15 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पशुपालन के कारोबार में वृद्धि होगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट, सामुदायिक बायोगैस प्लांट और सीएनजी प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन योजना की 2 प्रकार की इकाइयां बनानी है। एक है व्यक्तिगत घरेलू इकाइयां और दूसरा है सामुदायिक इकाइयां। आपके पास अगर 2, 3, 4 जानवर हैं तो आपके यहाँ बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए आवश्यक गोबर खुद ही प्राप्त हो जाएगा। आप सिर्फ सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहायता लेकर ऐसी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। इसमें सरकार काफी प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण परिवार इसका लाभ ले सकता है और बायोगैस का उपयोग करके घरों में खाना पकाने और उसका घोल का इस्तेमाल खाद के रूप में कर सकता है।
अब है सामुदायिक इकाइयां। अब मान लीजिए आपके पास एक ही जानवर है, आपके गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मात्र एक जानवर है, तब क्या होगा? तब सभी लोग मिलकर एक जगह सामुदायिक बायोगैस प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने अपने मवेशी का गोबर उसमें डाल सकते हैं और एक एक दिन आज उनका खाना बनेगा, कल उनका खाना बनेगा, परसों उनका खाना बनेगा, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देहात में चलने वाला नहीं है। डेली झोटा झोटी शुरू हो जाएगा, डेली महिलाओं में मारा पीटी शुरू हो जाएगी। कोई ज़्यादा आदमी का खाना बनाएगा, कोई कहेगा कि उसके घर में 10 आदमी है, उसको ज़्यादा खर्चा होता है, मेरे घर में 4 आदमी है, मुझे कम खर्चा होता है। इस तरह से फिर झंझट शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार की यह योजना जो है ये संभव मुझे नहीं लगता है। ये सिर्फ किताबों में कहने की योजना है, लिखने की योजना है। ये स्तर पर, जमीनी स्तर पर यह संभव नहीं है। अब है क्लस्टर इकाइयां। अब क्लस्टर इकाइयों में क्या है कि एक गांव के सभी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सभी लोग गांव के मिलकर एक बड़ा सा बायोगैस प्लांट की स्थापना करेंगे और फिर उसी में सारे गांव के लोग अपना अपना गोबर डालेंगे। भाई गोबर उठा के प्रतिदिन कौन लेके जाएगा उसमें डालने, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा कि सारे लोग गोबर डाल देंगे तो फिर खाद जो निकलेगा उसमें से गोबर, देहात में सबको गोबर की ज़रूरत है, सबके पास खेत है, फिर उसमें से गोबर वो कैसे निकालेंगे? कौन कितना गोबर निकालेगा? ये तो गोबर नहीं निकल पाएगा ना, कैसे बंटवारा करेंगे? तो जब एक गांव में 10 आदमी के बीच पटरी नहीं बैठ रही है, झगड़ा हो रहा है, तो पूरे गांव के बीच ऐसा हो तब तो लगता है कि सरकार गांव स्तर पर झगड़ा करवाना चाह रही है। ये बड़ी लड़ाई झगड़े की बात हो जाएगी। ये सब संभव नहीं है। पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सब संभव नहीं है। तो ये बड़े बड़े वाणिज्यिक इकाइयों में बड़े बड़े गांव भाग ले सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में गैस की उत्पत्ति की जा सकती है, अधिक से अधिक धन अर्जित किया जा सकता है। गोवर्धन योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका विस्तार धीरे धीरे प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब एक नई चीज बता रहे हैं आपको कि आजकल गाय के गोबर से दीप, अगरबत्ती और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो देख भी लीजिएगा। बहुत सारी तरह की मूर्तियों को बनाया जाता है गाय के गोबर से। उनमें कुछ अन्य केमिकल मिलाकर मशीनों में उसको पीसा जाता है और फिर उसके बाद उस तरह का सांचा होता है जिसको फरमा कहते हैं, उसमें डालकर उसको सुखाया जाता है प्रेशर देकर। छोटे छोटे गमले तैयार हो जाते हैं, उन गमलों में आप फूल लगा सकते हैं। इस तरह से गाय के गोबर का प्रयोग होता है। कुछ लोगों के द्वारा गाय के गोबर में कुछ अन्य चीजें मिलाकर प्लास्टर करने का काम किया जा रहा है। घरों में प्लास्टर भी हो जाता है गाय के गोबर से और इससे प्रकृति को नुकसान भी नहीं होता है। ये गाय के मूत्र से अब ये गोबनाइल जो है, गोबनाइल बन रहा है जिससे मच्छर भगाया जाता है। तो बहुत सारी तरह की चीजों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से भारत सरकार की जो गोवर्धन योजना है इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश के हित में और केवल किसानों के हित में बहुत बड़ी परियोजना होगी, परंतु ये परियोजनाएं कहां तक सफल हो पाएंगी इसे कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी सफलता हम किसानों के ऊपर, नए नए उद्यमियों के ऊपर, नए नए निवेशकों के ऊपर, नए नए खोजकर्ताओं के ऊपर, उनके हिम्मत पर, उनके हौसलों पर निर्भर करता है। अब जहां हिम्मती लोग नहीं हैं, इसमें नया निवेश नहीं करना चाहेंगे, कुछ नया काम नहीं करना चाहेंगे, अगर रिस्क नहीं ले पाएंगे तो फिर यह योजना सफल नहीं हो पाएगी। हम गोबर के नए नए उपयोग नहीं कर पाएंगे। उन्नत और विकसित देशों में लोग रिस्क लेते हैं, तभी जाकर उन देशों में प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और उच्च कोटि की चीजें बनाई जा सकती है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है।
बस आप लोग भी हिम्मत से काम लीजिए। धन्यवाद।